आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम कॉर्नर या ओपेक ऑब्स्टिकल। अगर हम लोग लाइट के पाथ में जो है कोई ओपेक या होल्स क्रिएट करें, ओपेक रख दें या होल्स बनाएं, ठीक है, मगर होल का साइज कितना होना चाहिए? कंपेरेबल टू वेवलेंथ होना चाहिए। तो लाइट उस रीजन में पहुंच जाती है जहां उसे पहुंचना नहीं है, जहां शैडो रीजन होना चाहिए। इसको समझते हैं कैसे। जैसे ये सोर्स है, ये ओपेक है और ये स्क्रीन हो गई। सर ओपेक मतलब स्क्रीन, वही एक मेटल जैसे ये रख दिया ओपेक, ऑप्टिकल मतलब छेद, होल्स, ठीक है। अब इसके अगर हम लोग यहाँ पे एक सोर्स रखें लाइट का, सोर्स है, जब यहां से लाइट का सोर्स जाएगा, लाइट है, यहां से लाइट जाएगी तो ये देखो कैसे, ये यहां से ऐसे जा रही तो यहां रीजन में पहुंचना चाहिए। मतलब कहां से कहां तक? यहां जाएगी, ऐसे ये जाएगी तो यहां पहुंचेगी। ओके, तो हमको इसके बाद वाला जितना रीजन होगा वो इल्यूमिनेटेड रीजन में आएगा। कौन से? इल्यूमिनेटेड रीजन। और ये हमारा कौन सा हो जाएगा? जब यहां लाइट पहुंचेगी नहीं तो ये शैडो रीजन होना चाहिए। ये कौन सा हो जाएगा? शैडो। और यहाँ पे इधर भी ये क्या हो जाएगा? इल्यूमिनेटेड रीजन। इल्यूमिनेटेड रीजन, ठीक है। यहाँ पे भी आई, यहाँ लाइट नहीं पहुंच रही थी, जहाँ लाइट नहीं पहुंचेगी वहां इसका शैडो दिखेगा। यस सर। तो ये शैडो रीजन हो गया। अब लाइट हमारी जा रही है तो कहाँ पहुंचेगी? यहाँ पे, तो ये इल्यूमिनेटेड रीजन हो गया। वैसे ही यहाँ देखो, ये लाइट है, लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट जाएगी तो कहाँ तक जाएगी? ये यहाँ तक और ये यहाँ तक। मतलब क्या हुआ कि हमारा इतना रीजन जो होगा वो इल्यूमिनेटेड रीजन होगा। इल्यूमिनेटेड रीजन, ओके। यहां पे क्या आएगा? ये शैडो रीजन होगा। और ये वाला क्या होगा? ये भी शैडो रीजन होगा। ओके, इतनी चीज समझ में आ गई? ये होना चाहिए ऐसा कि उसके सामने रखा है तो ये होना चाहिए। मगर 17th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी, एक ग्रिमेंटिस साइंटिस्ट है, उन्होंने देखा कि जो हमारी लाइट है, अगर जो ओपेक या ऑप्टिकल, इनका साइज, ओपेक ऑब्लिक ऑप्टिकल, अगर इनका साइज कैसा है? साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ है। किसके कंपेरेबल है? कंपेरेबल टू वेवलेंथ है। अब कंपेरेबल टू वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। अगर हमने जो ऑप्टिकल लिया या ओपेक लिया, अगर इसका साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ है तो लाइट उस रीजन में भी पहुंच जाती है, उस रीजन में भी पहुंच जाती है जहां शैडो रीजन होता है। मतलब क्या होगा कि लाइट इससे टकराने के बाद ये इस रीजन में भी पहुंच जाएगी यहाँ। यस सर, ठीक है। अब यहाँ नहीं है तो लाइट ऐसे टकराएगी तो ऊपर की तरफ चली जाएगी, यहाँ पे भी, ठीक है। ये वाला, ये जो फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू होती है, अप्रोक्स, समझ गए? तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ, तो बेंडिंग तो हो रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या होगी? बेंडिंग ऑफ लाइट, फ्रॉम, कहां से बेंड हो रही है?
from the corner of on किससे ओपेक या ऑब्स्टिकल से, ओपेक और ऑब्स्टिकल, ओपेक और ऑब्स्टिकल और ऑपरेचर, इसको स्मॉल ऑपरेचर भी बोलते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ऑपरेचर। ओके, क्या है, फ्रॉम द कॉर्नर ओपेक और ऑब्स्टिकल और ऑपरेचर is called diffraction of light, is called diffraction, D-I-F-R-A-C-T-I, diffraction of light। ओके, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आया? क्या होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ ओपेक, ऑब्स्टिकल और ऑपरेचर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मगर ये ओपेक, ऑब्स्टिकल या ऑपरेचर के जैसे होने चाहिए, इनका साइज जो होना चाहिए कंपैरेबल टू वेवलेंथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंपैरेबल टू वेवलेंथ होना चाहिए। और तो जब कंपैरेबल टू वेवलेंथ होगा तो लाइट उस रीजन में भी पहुंच जाएगी जहां शैडो दिखता था। ये जो फिनोमेना होता है इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एनी डाउट? ओके, क्लियर हो गया? अब देखो, जो हमारा डिफ्रैक्शन होता है वो दो तरीके के होते हैं, टू टाइप। एक होता है फ्रिजनल, एक होता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जो हमारे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है फ्रिजनल, दूसरा होता है फ्राउनहोफर, फ्रिजनल। अच्छा, और दूसरा कौन होता है, फ्राउनहोफर। फ्राउनहोफर दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें सोर्स और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, सोर्स ऑब्लिक स्क्रीन, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फाइनाइट होती है, फाइनाइट डिस्टेंस। और इसमें क्या होता है, फ्राउनहोफर में सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। So what's the difference between finite and infinite? इनफाइनाइट डिस्टेंस, जैसे यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइनाइट होगी और यहां से ऐसे करा जाए तो इनफाइनाइट हो जाएगी। और इसमें क्या होता है, सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, सोर्स ऑब्लिक स्क्रीन। जो डिस्टेंस होती है वो इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट होती है, एट इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट होती है। और ये जो होता है ये सिंगल स्लिट का होता है, सिंगल स्लिट नाम होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई? फ्राउनहोफर जो हमारे कोर्स में है ये फ्राउनहोफर ही है। ओके, तो जो हमारा होता है डिफ्रैक्शन समझ में आ गया इतना। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। ओके, इसके फार्मूले निकालते हैं। इसके फार्मूले कैसे निकालेंगे, देखो ये सोर्स हो गया, इसके आगे ये ओपेक हो गया, ऑब्स्टिकल हो गया। अब यहां से ये डिस्टेंस, दोनों के स्लिट के बीच की डिस्टेंस मतलब ई हो गई। इसके हमने लेंस लगाया, कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, ये लाइट रे को क्या करेगा, पास करेगा। इससे और भी डायग्राम में होता है, इसके पहले एक लेंस लगाते हैं उसको बोलते हैं कॉलीमेटिंग लेंस। जब उससे लाइट रेज आती है, गिरती है, तो वो लाइट रे को क्या करता है, पैरेलल कर देता है। ओके, अब यहां से लाइट रेज जाएगी, इससे टकराएगी, टकराने के बाद किसी पॉइंट पे मिलेगी, और एक यहां से जाएगी, तो जहां दो लाइट रे मिलेगी वहां इंटरफेरेंस होगा, डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे कहीं पे डार्क, कहीं पे ब्राइट मिलेगी। इस पॉइंट पे हमेशा मैक्सिमम मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम।
ओके। अब देखो कहाँ पे ब्राइट कहाँ पे डार्क मिलेगी, वो इस पाथ डिफरेंस पे करेगा, क्योंकि लाइट रे यहाँ से पैरेलल हो तो ये पाथ डिफरेंस आ गया बी के, ये एंगल हो गया थीटा। ओके। अब जो जैसे यहाँ पे पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इसको दिखा रहे अलग से ऐसे, तो ऐसा पार्टिकल जो ये वाइब्रेट कर रहा होगा वैसा ही ये वाइब्रेशन होगा, जो ये वाइब्रेशन कर रहा होगा वैसा ही ये वाइब्रेट कर रहा होगा। यहाँ से लाइट रे जाएगी, यहाँ टकराएगी, वैसे ही यहाँ से भी जाएगी, कहीं ना कहीं मिलेगी। ओके। तो हर जो ये होगा वही ये प्रॉपर्टी शो करेगा, जो यहाँ पे होगा वैसे ही नीचे वाला भी करेगा। ओके। अब इस जो ये E है, इसको अगर टू पार्ट कर दिया जाए, इफ टू पार्ट ऑफ स्लिट, कितने पार्ट कर दिए गए, 2 पार्ट, तो E/2 हो जाएगी। अरे E है, अगर इसको 2 पार्ट कर दिए जाएंगे तो ये E/2 रह जाएगा। कैसे बनेगा, इसको देखो डायग्राम बनाते हैं, यहाँ वाला ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे 2 पार्ट कर दिए, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी E/2, और ये B डैश हो जाएगा, ये K डैश होगा, यही तो पार्ट डिफरेंस हुआ, ये एंगल थीटा हो गया। हमें निकालना क्या है, ये B डैश K डैश पार्ट डिफरेंस ही तो निकालना है। तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, B डैश K डैश अपॉन E/2, हाइपोटेन्यूज यही तो है। तो B डैश K डैश कितना हो जाएगा, B डैश K डैश इज इक्वल टू E/2 sin थीटा, ये होगा 8 पॉइंट P डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस जो होगा, ये तो पार्ट डिफरेंस आया, ये किसके बराबर हो जाएगा, λ/2k, किसके बराबर हो जाएगा, B डैश K डैश इज इक्वल टू λ/2, तो यहाँ ये आ जाएगा E/2 sin थीटा इज इक्वल टू λ/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, E sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये पहला मिला। अब अगर स्लिट के 4 पार्ट कर दिए जाए, कितने पार्ट, if 4 part of स्लिट के अगर 4th पार्ट कर दिए जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, E/4 हो जाएगा। फिर डायग्राम बना, ये ऐसे ये हो जाएगा E/4, इसको B डबल डैश K डबल डैश ये लिख सकते हैं, ये एंगल हो गया थीटा। फिर लगाएंगे sin थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब B डबल डैश K डबल डैश बाई E/4, यही होगा। अब यहाँ से B डबल डैश K डबल डैश इज इक्वल टू E/4 sin थीटा। फिर P पे डार्क 8 पॉइंट P डार्क फ्रिंज के लिए, ऐसे लिखो, डार्क फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, डार्क फ्रिंज B डबल डैश K डबल डैश λ/2 के बराबर होना चाहिए, यही तो होगा। अब B डबल डैश की वैल्यू क्या निकाली, B डबल डैश K डबल डैश की वैल्यू निकाली है E/4 sin थीटा इज इक्वल टू λ/2, 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा, E sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ये दूसरा आ गया। अगर हम और करें, इफ स्लिट्स आर 6 होल्स, 6 पार्ट, इफ 6 पार्ट, इफ 6 पार्ट ऑफ स्लिट, तो क्या आ जाएगा, फिर देखो ऐसे बनेगा, ये यहां से लाइट रे जा रही है ऐसे, ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा E/6, E/6 आएगा, ये एंगल थीटा, ये 90 है थीटा, इसको B ट्रिपल डैश
के ट्रिपल डैश, ये तो लिख सकते हैं। फिर लगाएंगे साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब पी ट्रिपल डैश के ट्रिपल डैश बाई ई बाई 6, तो पी ट्रिपल डैश के ट्रिपल डैश इज इक्वल टू ई बाई 6 साइन थीटा। फिर वही लिखेंगे डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस हमारा किसके बराबर होना चाहिए, डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए, पी ट्रिपल डैश के ट्रिपल डैश इक्वल टू लैम्डा बाई 2 ई साइन ई बाई 6 साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा, तो ई साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे ही चलते चले जाएंगे, ऐसे ही चलते चले जाएंगे तो पाथ डिफरेंस हमारा किसके बराबर है, m मान लेते हैं mx फ्रिंज के लिए, तो यहाँ m आ जाए। पहले हमने जब 2 पार्ट किए तो लैम्डा आएगा, 4 किए तो 2 लैम्डा आएगा, 6 किए तो 3 लैम्डा, अगर हम इसका 8 करेंगे तो 4 लैम्डा आएगा। ऐसे ही m लैम्डा लिख सकते हैं, e sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। ओके, अब यहां से sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा बाई e, यहीं पे लिख सकते हैं m लैम्डा बाई e, और यहां लिखेंगे थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। जब थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के, तो थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा अपॉन e, m लैम्डा अपॉन e, और m की जो वैल्यू होंगी वो होंगी +-1 +-2 +-3 ऐसे डॉट डॉट डॉट। जब इसकी +-1 होंगी तो थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा +- लैम्डा अपॉन e +-2 लैम्डा अपॉन e +-3 लैम्डा अपॉन e, ऐसे चलता चला जाएगा, ऐसे ही तो चलता चला जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई, इतना लिख लो। इसके आगे कराते हैं सेंट्रल मैक्सिमा वाली। देखो ये स्लिट हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होती है, जिससे ये डिस्टेंस हमारी हो गई e, ये डिस्टेंस हो गई e। अब हमने बताया था जो पार्टिकल यहाँ है ऐसे है, ये पार्टिकल हो गया, यहाँ पे पार्टिकल हो गया जो वाइब्रेट कर रहा है, तो इससे सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही हैं, इससे सेकेंडरी वेवलेट्स हमारी कैसे निकल रही है, ऐसे ऐसे करके ये जा रही है ना। वैसे ही ये वाला पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहा है, इससे भी सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही है। अगर ये अपोजिट फेस पे मिलेंगे, यहाँ ये पार्टिकल यहाँ मिला जाकर के ये वाला यहाँ, इसके सेंटर में जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा ये हमारा बनाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा जो एंगल बनेगा ये वाला, ये बोथ साइड बनता है, ठीक है। हमारा कौन सा, ये वाला, इसको यहाँ से मिला दो, यहाँ से ये वाला मान लेते हैं मिला, और दूसरा वाला ये। ओके, बोथ साइड सेंट्रल मैक्सिमा के बोथ साइड हमारा क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है, और इसके बीच का एंगल ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। ओके, और मैक्सिमा हमारा बनता कैसे, ऐसे करके ये सर ये सोर्स है ना जो जा रही है वेव में, सर हाँ बोलो बेटा। सर ये सोर्स जा रही है, हाँ हाँ ये सोर्स सही जा रही है, 2 सोर्स है, सोर्स यहाँ पे है, ये पॉइंट्स हमारे, ठीक है, वाइब्रेट कर रहे हैं तो हमारे ये वेवलेट्स मिल रही, सेकेंडरी वेवलेट्स। ओके, अब ये कहीं मिनिमम वाला हमें चाहिए था, ये मिनिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया, बोथ साइड मिलता है। ओके, तो ये पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो। अब जो हमारी लिखी है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, क्या लिखा है, द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज द फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा हो गया, ऑन द टू साइड्स, ये भी फर्स्ट मिनिमा हो गया, ये भी फर्स्ट मिनिमा हो गया, टू द साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ पे क्या है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड हमारा फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है, इनका जो सेपरेशन है उसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, अब एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होगा कितना,
एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना होगा? ओके, सेंट्रल मैक्सिमा कितना होगा? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना होगा? 2 थीटा। कितना होगा? 2 थीटा। अरे ये थीटा बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा। अच्छा, थीटा पीछे क्या पढ़े थे? लैम्डा अपान ई, लैम्डा अपान ई। तो ये फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा अपान ई। ओके, और यहां से यहां की डिस्टेंस मान लो d। तो लीनियर विथ लीनियर सेपरेशन कैसे निकालेंगे? लीनियर मतलब a और b की डिस्टेंस। ओके, तो लीनियर देखो कैसे निकालते हैं? लीनियर विथ, लीनियर विथ क्या हो जाएगी? एक फार्मूला बनाए, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो d के बराबर ही तो है, तो एंगल कितना है? 2 थीटा। आर्क कितना है? AB अपान ये d, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 थीटा d। और 2 थीटा की वैल्यू कितने निकाले हैं? 2 थीटा की वैल्यू 2 लैम्डा अपान ई। तो AB इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपान ई इंटू डी। ये हमारा क्या आ गया? लीनियर विथ आ गई, या लीनियर सेपरेशन भी बोल सकते हैं, लीनियर सेपरेशन। ओके, आप क्या निकालेंगे? ये बताए इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसी में बता दें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारा कैसे बनता है? देखो, ये हो गया, सेंट्रल पे हमारा मैक्सिमा मिलता है और अदर साइड 2 मिनिमा मिलता है। कैसे बनाएंगे? ऐसे, ये मैक्सिमा वाला हो गया, फिर ये मिनिमा, ऐसे करके इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होते हुए बनाएंगे। ओके, इंटेंसिटी को क्या करते हुए बनाएंगे? डिक्रीज होते हुए। वैसे इधर भी बना लो, इंटेंसिटी को डिक्रीज होते हुए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? लैम्डा अपान ई। अगर एक प्लस की मान लो तो दूसरी माइनस की, इधर लैम्डा अपान ई हो जाएगा, तो इधर माइनस लैम्डा अपान ई, और इधर -2 + 2 लैम्डा अपान ई होगा, तो इधर -2 लैम्डा अपान ई होगा, इधर +3 लैम्डा अपान ई होगा, तो इधर -3 लैम्डा अपान ई होगा, और मैक्सिमम ये सेंट्रल होगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंट्रल। इधर की तरफ ये इंटेंसिटी, ये जो लीनियर सेपरेशन है, हां, ये जो निकल के आया है नहीं है हमारा इंटेंसिटी, ये लीनियर सेपरेशन ये होता है, ये डिस्टेंस, ये यहाँ पे जो निकल के AB = 2 लैम्डा अपान ई × d, ये है लीनियर सेपरेशन है। हां, ये लीनियर सेपरेशन हमारा हो गया। और इसमें कर्व में देखे हैं ना, तो ये होता है लीनियर सेपरेशन। ओके, ये इस इन पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस जो होती है, समझ में आ गई ये चीज? यस सर। ओके, और इंटेंसिटी क्या होती है? आगे की तरफ डिक्रीज करती है। ओके, जैसे जैसे बढ़ेगी। ओके, थैंक यू।